डियर स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से। तो देखिए, अभी के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रथम सार्वत्रिक परीक्षा 2021-22 यानी कि 2022 का मॉडल पेपर, ठीक है। और जो सेट 1, 2, 3, 4 जो हमने डाल दिया है, तो उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है सबसे ऊपर में ही, और वहाँ सारे वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। 2022 का, 2021 का। तो अभी जो 2022 का हम लोग सेट नंबर 5वां करने जा रहे हैं दोस्तों। इससे पहले सेट 1, 2, 3, 4 सारा अपलोड कर दिया गया है। तो ये वीडियो सेट 5 होगा। और सब्जेक्ट आपको पता ही है कि अभी साइंस चल रहा है दोस्तों। साइंस जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सोशल साइंस, फिर मैथ, इस तरह करके सारे मॉडल पेपर को मैं अपलोड करता रहूंगा समय समय पे। और जितने भी ओरिजिनल एग्जाम के सवाल है सारे अपलोड करूंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सेट नंबर 5 होगा। और देखिए, 2022 में टर्म के हिसाब से एग्जाम हुआ था, तो ये टर्म 1 का होगा, ठीक है। टर्म 1 सेट 5 2022। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें दोस्तों सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरणें जो होती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। पहला क्वेश्चन का आंसर ए होगा। दूसरा है परावर्तन के नियम लागू होते हैं। तो परावर्तन के नियम जो होते हैं सभी पृष्ठ पर, सभी परावर्तक पृष्ठ पर, यानी कि समतल पर, अवतल पर, उत्तल पर, तो सभी पर ये होता है, ठीक है। तो 2 का हो जाएगा डी। उसके बाद तीसरा सवाल है कि किसी गोलीय दर्पण के फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। पूछा गया फोकस दूरी। तो फोकस क्या होता है, r/2 होता है, यानी कि बोल सकते हैं कि आर की आधी होती है, ठीक है। आर का कितना होता है, तो आर का होता है आधा, इसका मतलब 3 का हो जाएगा ए। उसके बाद चौथा सवाल है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। वक्रता त्रिज्या बोला, यानी कि आर बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। तो एफ बराबर पूछा, एफ बराबर क्या होता है, r/2, यानी कि 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। इसका मतलब कि 4 का बी आंसर सही है। आगे 5वां सवाल देखेंगे कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। देखिए, अवतल दर्पण कौन है, तो ई वाला है अवतल दर्पण, ठीक है। अब पूछा गया है कि सी पर हो, तो जब सी पर होगा तो इससे जब प्रतिबिंब बनेगा तो यहाँ से एफ से गुजरेगा, ठीक है। उसके बाद एक किरण यहाँ से गुजारेंगे, एक किरण यहाँ, तो ई कुल मिलाकर जो है ना यहाँ पर जाके कटेगा, यानी कि सी पर ही बनता है, ठीक है। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर होती है तो प्रतिबिंब की स्थिति भी होती है सी पर। आगे छठा देखेंगे, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो देखिए, अवतल दर्पण जो होता है वस्तु में दोनों टाइप का प्रतिबिंब बनाता है, आभासी भी, काल्पनिक भी, यानी कि सीधा और उल्टा दोनों। तो इसलिए इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। बात करेंगे 7वां नंबर सवाल। तो 7वां नंबर पूछा गया दोस्तों कि वाहनों के पश्च दृश्य, यानी कि वाहनों के पीछे के दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों के पश्च दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है बच्चों, ठीक है, उत्तल दर्पन। आगे 8वां सवाल पूछा गया है कि सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में होता है अवतल दर्पण का, क्योंकि सोलर कुकर में काम क्या होता है, तो एक जगह फोकस करना पड़ता है सारे सूर्य के प्रकाश की किरणों का। तो अवतल दर्पण जो है वो प्रकाश किरणों को मोड़ने का काम करता है, इसलिए क्या होता है, सारा जो प्रकाश की किरण उसको यहाँ पर मोड़ के एक कांच पर रख देता है, इसके चलते वहां पर खाना बन जाता है सोलर कुकर में। आगे 9वां नंबर सवाल देखेंगे, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी माइनस है, ठीक है। 15 से आपको टेंशन नहीं लेना, माइनस दिया हुआ है, बस इतना ध्यान रखना है। तो दर्पण में अगर बात करें तो उत्तल दर्पण में माइनस होता है और लेंस में, अवतल लेंस में माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे 10वां नंबर सवाल, किसी लेंस की क्षमता पी और उसकी फोकस दूरी एफ में क्या संबंध होता है। तो पी बराबर होता है आपका 1/f, ठीक है। पी बराबर होता है 1/f, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 10 का ए। उसका 11वां देखेंगे, लेंस का आवर्धन का व्यंजक लिखें, यानी कि लेंस का आवर्धन चाहिए तो m बराबर होता है v/u लेंस में, ठीक है। और दर्पण का बात किया जाता है तो -v/u होता है, तो लेंस में होता है प्लस। तो इसका मतलब हो गया डी नंबर, ठीक है। 11 का हो गया डी। आगे 12वां सवाल देखेंगे, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है लगभग। तो लगभग वो 25 सेंटीमीटर होती है। अल्पतम दूरी पूछा यानी कि न्यूनतम, और अधिकतम पूछा जाता तो वो होता अनंत। अधिकतम पूछा जाएगा तो अनंत होगा। आगे 13वां नंबर देखेंगे कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र के द्वारा, तो नेत्र में देखिए उत्तल लेंस के जैसा व्यवहार करता है, तो उत्तल लेंस जो होता है वास्तविक और उल्टा बना देता है। यहाँ पे नेत्र पे जो होता है वास्तविक और उल्टा इमेज बनता है। आगे 14वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में 2 अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। देखिए, कुछ समीकरण होगा ऐसा जिसमें दोनों तरफ से आयनों का आदान प्रदान होता है, और जब दोनों तरफ से यानी कि अभिकारक से भी और उत्पाद से भी दोनों तरफ से जब आयन का आदान प्रदान होगा
तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो 14 का हो जाएगा डी। आगे 15वां देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है द्रव्यमान संरक्षण नियम से, यानी कि अभिकारक और उत्पाद जब कोई भी नया यौगिक बनता है तो ना तो उसके द्रव्यमान को बनाए द्रव्यमान में बढ़ोतरी होता है, ना ही घटाया जाता है, यानी कि द्रव्यमान का ना तो विनाश होता है, ना ही उसका निर्माण किया जा सकता है। आगे 16वां नंबर देखेंगे कि उपचयन में क्या होता है। तो देखिए उपचयन में जो होता है ऑक्सीजन का वृद्धि होता है। उपचयन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी के साथ अगर ऑक्सीजन जाके जुड़ गया इसका मतलब उसका उपचयन हुआ होगा, ठीक है। और उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को साथ में रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। और अपचयन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की हानि, ठीक है। और उपचयन में एक बात ये भी बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन की वृद्धि और अपचयन में हाइड्रोजन का ह्रास। आगे 17वां सवाल देखेंगे दोस्तों। तो 17वां सवाल दिया हुआ कि पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है, तो एक्स का नाम क्या है। तो देखिए पूछा गया चूना के बारे में, ठीक है, जिसका सफेदी करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। आगे देखेंगे दोस्तों 18वां नंबर सवाल पूछा गया है कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, ठीक है, यानी धातु का जो ऑक्साइड बनता है वो किस प्रकृति का होता है। तो देखिए इसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी आपको बता दे रहे हैं कि अगर अम्ल का होगा, ठीक है, मतलब धातु का अगर अधातु का ऑक्साइड होगा तो अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होगा। इसको कैसे याद करेंगे, तो अ से अधातु और अ से अम्लीय, ऐसे याद रख लेंगे। तो जब अधातु का अम्लीय होगा तो जाहिर सी बात है कि धातु का क्या हो जाएगा, तो धातु का हो जाएगा दोस्तों क्षारीय, ठीक है, धातु का हो जाएगा क्षारीय। अब आगे देखिए 19वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। 19वां नंबर सवाल में कुछ इमेज दिया हुआ है और इस इमेज के माध्यम से आपको ऑप्शन बताना है। तो देखिए एक इमेज दिया हुआ है और देखिए क्या दिया हुआ है ऑप्शन में। तो ऑप्शन में दिया जल की बर्बादी को रोका जाए, सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी, धूम्रपान से बचे, और चौथा दिया भोजन से पहले हाथ धोना चाहिए। तो देखिए यहाँ जो है भोजन से पहले हाथ धोना चाहिए ये भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सांद्र अम्ल, ठीक है, सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगी चेतावनी, ठीक है। अब आगे बात करेंगे 20वां नंबर सवाल। देखिए पूछा गया क्षारक जल में घुलकर, ठीक है, क्षारक जल में घुलकर कौन सा आयन प्रदान करता है। तो देखिए आरहेनियस के अनुसार क्षारक जो होता है वो जल में जब घुलता है तो OH- आयन देता है, ठीक है, OH-, यानी कि बोल सकते हैं आप OH-, यानी कि OH-। उसके बाद अगर पूछा जाए कि जो अम्ल होता है, अम्ल जल में घुलकर क्या देता है, तो अम्ल जो देता है H+ आयन देता है और क्षारक क्या देता है OH-। तो इस प्रकार 20 नंबर तक पहुंचे हम लोग। अब 21वां देखते हैं। तो 21वां क्या, धातु मतलब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालती है। तो अम्ल जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है दोस्तों। आगे 22वां सवाल देखेंगे। क्लोर क्षार प्रक्रम से किस पदार्थ का निर्माण होता है। क्लोर क्षार, तो क्लोर क्षार अभिक्रिया से जो होता है, क्लोर क्षार प्रक्रम जो होता है उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है, यानी कि NaOH, जिसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। आगे 23वां सवाल देखेंगे। एक पदार्थ जो जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा है, अब बात को पकड़िए, कड़वा है, स्पर्श में साबुन की तरह है तथा प्रकृति संक्षारक है। इसका मतलब पूछा गया जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहा जाता है। तो जल में जो घुलनशील क्षारक होता है उसको क्षार कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, क्षार कहा जाता है। इसका मतलब 23 का हो जाएगा बी। आगे 24वां देखेंगे। 24वां सवाल है कि निम्नलिखित में किस pH मान वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कहेंगे। किस pH मान वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कहें। देखिए तो 5.6 से अगर कम हो जाता है 5.6 से तो उसको क्या बोल सकते हैं, अम्लीय। तो यहाँ पर उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे 25वां सवाल है कि किस अभिक्रिया में गैस निकल रही है और किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तीली ले जाए तो गैस फट फट की ध्वनि के साथ आवाज करती है, गैस कौन सी है। तो वह गैस जो होती है हाइड्रोजन गैस होती है। तो 25 का हो जाएगा सी। आगे 26वां नंबर सवाल है। 26वां सवाल है दोस्तों कि पूछा गया है 26वां सवाल आपसे कि रासायनिक अभिक्रिया में होता है। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस में परिवर्तन या सभी। तो उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो ये सब सारा चीज बदलता है, ठीक है। आगे अवक्षेप का भी निर्माण होता है उसमें। नेक्स्ट 27वां सवाल है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। तो देखिए आपको पता है दिन भर हम लोग कचर कचर खाते रहते हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसमें इंपॉर्टेंट है आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ठीक है, कुछ विटामिन, खनिज, लवण इत्यादि। तो लास्ट में जाकर सब जो है छोटी आंत में पाचन होता है, जहाँ पर विलीन नाम का संरचना पाया जाता है, ठीक है, और वहीं पर विलीन में सबसे ज्यादा शोषण होता है, अवशोषण होता है। इसका चक्कर इसलिए इसका आंसर क्या होगा, छोटी आंत। आगे 28वां देखेंगे। रक्त वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से, अब देखिए वैसा कौन सा ये होता है वाहिका जो रुधिर को यानी खून को हृदय से पूरे शरीर में
शरीर के विभिन्न भागों तक लेके जाता है, तो वो होता है धमनी। और बाकी पूरा शरीर से हृदय के पास लेके आता है कौन? सीरा। बाकी इसमें आपको पता ही होगा, अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो अपवाद भी होता है, फुफ्फुस, धमनी और फुफ्फुस, सीरा। नेक्स्ट है 29वां, कोई अंग कट जाने पर रुधिर पर थक्का बनाने में मदद करता है। तो देखिए थक्का बनाने में मदद करता है प्लेटलेट, जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइड। नेक्स्ट है 30वां, पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के जल की हानि क्या कहलाती है? तो देखिए जल की हानि जो होती है उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बनी रहे। नेक्स्ट है 31वां नंबर सवाल कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का तो क्या है ये? तो देखिए आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण के चार चीज आवश्यक होता है, चार चीज आवश्यक होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल और सूर्य का प्रकाश। तो ये आपका मुख्य उत्पाद नहीं हुआ, बल्कि जो बन के रेडी होता है जिसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, वही आपका क्या है? मुख्य उत्पाद है दोस्तों। ठीक है, तो 31 का हो जाएगा ए। 32वां सवाल है, 32वां सवाल पूछा गया है आपसे कि अमाशय के आंतरिक स्तर पर अम्ल की रक्षा किसके द्वारा होती है? अमाशय की आंतरिक स्तर पर देखिए आपको पता है कि अमाशय जो है यानी कि जो हमारा उदर है, ठीक है, वो क्या करता है? HCl अम्ल निकालता है और प्रतिदिन 3 लीटर अम्ल निकालता है। अम्ल तो खैर खतरनाक होता है, तो ये भी तो अमाशय की दीवार को हानि पहुंचा सकता है, लेकिन उससे पहले वहां पर एक बॉडीगार्ड के रूप में हमारा श्लेष्मा यानी कि म्यूकस काम करता है, इस बचा लेता है इसको। आगे 33वां सवाल है कि मनुष्य में निम्नलिखित में से किस जीव का क्षुद्रांत यानी छोटी आंत सबसे लंबा होता है? तो वो होता है गाय का। ठीक है, गाय का, यानी 33 का हो जाएगा सी। 34वां सवाल है, अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? तो अमीबा में होता है दोस्तों द्विखंडन, अमीबा में द्विखंडन होता है। आगे 35वां सवाल है, पर्तन पूछा गया है, पर्तन, कलम, रोपण इत्यादि किस प्रकार की जनन विधि है? तो ये दोस्तों पेड़ पौधे में अलैंगिक जनन है और ये कायिक प्रवर्धन होती है, कायिक प्रवर्धन। आगे 36वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पादप का मादा जनन अंग है? ठीक है, पादप का मादा जनन अंग देखिए पराकोष तो नर जनन है, तंतु भी, पुंकेसर भी, सारा क्या है? नर जनन, लेकिन अंडाशय जो है यही मादा जनन अंग होता है। आगे 37वां, निम्नलिखित में से कौन सी लैंगिक संचरण रोग है? तो कैंसर नहीं होगा, टाइफाइड भी नहीं होगा, कोरोना भी नहीं होगा, उसका आंसर होगा गोनोरिया, यानी कि गोनोरिया जो है लैंगिक संचरण रोग है। आगे पूछा गया है, शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो शुक्राणु देखिए, शुक्राणु जो उत्पन्न होता है वृषण में, टेस्टिस जिसको बोलते हैं, और ये मनुष्य में एक जोड़ा होता है, 2 पीस होता है जो लटका हुआ होता है। अगर लटकने की बात किया जाए तो इसलिए लटका होता है बाहर में, क्योंकि शरीर के बाहर टेम्परेचर जो होता है, शरीर के अंदर अगर इसको रखा जाता है तो टेम्परेचर के हिसाब से ये स्पर्म को नहीं बना पाता, लेकिन ये शरीर से बाहर इसको लटका के रखा गया ताकि स्पर्म का निर्माण कर सके। नेक्स्ट 39 नंबर जो है पूछा गया है कि तापीय विद्युत संयंत्र में, तो तापीय विद्युत संयंत्र में क्या होता है? तो इसमें होता है उष्मीय ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, यानी 39 का ए। आगे देखेंगे 40वां सवाल, तो 40वां सवाल पूछा गया, गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गोबर गैस को, तो गोबर गैस को दोस्तों जैव गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सेट नंबर 5 आज हम लोग का कंप्लीट हो गया है, और 40 सवाल आज हम लोगों ने देखा है, पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिया 40 सवाल का। तो ये 2022 का इसी वीडियो के साथ सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो चुका है दोस्तों। अब देखते हैं कि अगर हमारे पास 2022 का ओरिजिनल सवाल होगा तो उसको डाल देंगे जरूर, और नहीं तो फिर 2023 का मॉडल पेपर और फिर सवाल जरूर डालेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग रख सकते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, और ताकि अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि सभी वीडियो सबके पास पहुंचे और एक बेहतरीन तैयारी हो सके। तो इसी उम्मीद के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट और एक बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।